नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश भर में 760 से ज्यादा छापे, 3,500 से ज्यादा नोटिस, 3,500 से ज्यादा काली कमाई। नोट बैन के बाद से ब्लैक मनी का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ब्लैक मनी के सर्च ऑपरेशन में लगा सिस्टम काम कर रहा है, कैसे इसमें इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ खुद प्रधानमंत्री ऑफिस तक एक्टिव है। लेकिन खबरदार में इस विश्लेषण से पहले कैश की किल्लत से जुड़ी इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 30 दिसंबर के बाद कैश निकालने की लिमिट को सरकार बढ़ा सकती है। अभी तक हफ्ते में 24,000 रुपए चेक से निकालने की लिमिट है। हालांकि सच्चाई यह है कि कैश की किल्लत की वजह से यह 24,000 रुपए भी मिलना मुश्किल हो रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कैश की किल्लत फिलहाल अगले कुछ हफ्तों तक बनी रहेगी। यानी यह तय है कि 30 दिसंबर के बाद भी कैश की जो मुश्किल है वो खत्म नहीं हो मुमकिन है। शायद इसी वजह से सरकार धीरे धीरे हालात सामान्य होने की बात भी कर रही है। हमारे साथ हमारी संवाददाता देवीना इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही है। देवीना, क्या एटीएम से कैश विथड्रॉल की लिमिट भी बढ़ेगी? क्या जो लोग कतार में लग रहे हैं चेक लेकर जाएंगे तभी बढ़ेगी? क्या कुछ स्पष्टीकरण है इस पर? देवीना, आवाज आ रही है आपको? हम आपको बता दें कि निकासी की सीमा बढ़ सकती है। ये सूत्रों के हवाले से यह खबर हमें मिल रही है। 30 दिसंबर के बाद मुमकिन है कि ऐसा कोई कदम उठाया जाए। कितनी होगी वो सीमा, कितना बढ़ाया जाएगा और वाकई सीमा बढ़ाने के साथ ही क्या समस्या खत्म हो जाएगी? क्योंकि उसके लिए एटीएम में या फिर बैंकों में उतने कैश होने की जरूरत भी है। बहरहाल कैश की किल्लत इतनी आसानी से खत्म होने वाली है। कैश की किल्लत, जनता परेशान है तो काली कमाई पर ब्लैक मनी वाले बेचैन है। खबरदार में अब विश्लेषण की शुरुआत काले धन के खिलाफ सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन की बात हम करते हैं, जिसमें आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री का ऑफिस एक्टिव है। काले धन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पीएम ऑफिस किसी कॉल सेंटर की तरह हो गया है, जिसमें नोट बैन के बाद सैकड़ों फोन आ चुके हैं और इन फोन कॉल से मिल रही जानकारी के आधार पर सिस्टम ब्लैक मनी वालों को पकड़वा रही है। नोट बैन के बाद से शहर शहर इनकम टैक्स और सरकार के दूसरे विभागों की टीमों के छापे, करोड़ों की काली कमाई का पकड़ा जाना, नई पुरानी करेंसी से लेकर करोड़ों की कीमत का गोल्ड और ज्वेलरी मिलना, बिना हिसाब किताब वाली दौलत का पता चलना। हमारा सिस्टम उन ब्लैक मनी वालों पर इतना सुपर एक्टिव कैसे है जो अपनी काली कमाई को सही जगह पर, सही ठिकाने पर फिट करने के हर जुगाड़ में लगे हैं? इस सवाल के जवाब हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा देखना जरूरी है। इनकम टैक्स की टीमें 21 दिसंबर तक यानी नोट बैन के 43वें दिन में 3,590 करोड़ रुपए की काली कमाई को पकड़ चुकी है। इसके अलावा 43 दिन में 505 करोड़ रुपए का कैश और ज्वेलरी पकड़ी गई है। इसमें 93 करोड़ से ज्यादा का कैश 2000 के नए नोटों में पकड़ा गया है। इनकम टैक्स विभाग की टीमें 43 दिन में 760 से ज्यादा छापे मार चुकी हैं। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मौजूद हैं। सराफा मार्केट इसको कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई है। 4 सराफा व्यापारियों के यहाँ रेड हुई है और तकरीबन 12 से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई है। इसको लेकर आप देख सकते हैं तमाम जो दूसरे ज्वेलर्स हैं उन्होंने भी अपनी दुकानें यहाँ बंद कर दी है। दरअसल इस समय भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। ये पता चला है कि दरअसल बड़े पैमाने पर जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट करने का धंधा चल रहा था और तकरीबन 250 करोड़ रुपया तमाम अकाउंट्स में जो है वो ये कहा जा सकता है ट्रांसफर हुआ है। इसी के बेसिस पर आईटी को नजर थी और ये नोटबंदी के बाद जो है सारा जो है ये ट्रांसफर हुआ। इसी बेसिस पर आईटी डिपार्टमेंट ने तमाम जगह पर चांदनी चौक की कूचा महाजनी, इसके अलावा सराफा बाजार, यहां पर रेड की। यह हमने आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाई है, जहां आज ही चांदनी चौक और करोल बाग में 12 से ज्यादा जगहों पर इनकम टैक्स के छापे पड़े।
मामला पुराने नोटों की काली कमाई को सोना खरीदकर खपाने का है और 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोट को बदल लेने का है। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स के देश भर में अलग अलग जगहों पर छापों में प्रधानमंत्री कार्यालय का बहुत बड़ा रोल है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक काली कमाई वालों पर 70% छापे प्रधानमंत्री ऑफिस को मिली जानकारी के आधार पर डाले गए। प्रधानमंत्री ऑफिस में हर दिन करीब 15 से 20 फोन आ रहे हैं जिनमें लोग काले धन वालों की सूचना देते हैं। नोट बैन के बाद से प्रधानमंत्री ऑफिस में करीब 600 फोन आ चुके हैं जिसमें ब्लैक मनी की सूचना मिली है। इन फोन कॉल से मिली जानकारी को उस इलाके के संबंधित इनकम टैक्स विभाग, ईडी और स्थानीय पुलिस को दिया जाता है। बताया गया कि ब्लैक मनी पर सूचना देने वाले जितने भी फोन कॉल पीएमओ में आए उनकी जानकारी 100% सही निकली। इसके अलावा ब्लैक मनी पर सूचना देने के लिए सरकार के ईमेल blackmoneyinfo@incometax.gov.in पर 25,000 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। जो काली कमाई थे वो भी धीरे धीरे सामने में आ रहे हैं। कुछ अधिकारियों ने गलत काम किया और जो नई नोट है उसको गलत तरीके से रखे, वो भी पकड़ आ रहे हैं। वो तो आप देख ही रहे हैं कितने गलत लोग पकड़ में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन देरी से ही, देर जरूर हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग के छापों में सबसे बड़ी रकम अब तक पुणे से मिली थी, जहां बैंक के लॉकर में 10.5 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया था, जिसमें 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो सिर्फ 2,000 रुपए के नोट थे। आज नोट बैन के 45वें दिन भी जगह जगह इनकम टैक्स के पड़े छापों की खबर आई है। राजस्थान के सीकर में एक ज्वेलर के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा तो 15 करोड़ रुपए का कैश मिला, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने असम के नागांव में एक बिजनेसमैन के पास से 2 करोड़ 30 लाख रुपए के नए नोट पकड़े हैं। गुजरात में इनकम टैक्स विभाग ने 43 छापों में 73 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता लगाया है, जिसमें 3 करोड़ 53 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए। रायपुर में इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जिसके पास 10 करोड़ रुपए की दौलत थी, लेकिन उसने अब तक कभी इनकम टैक्स नहीं भरा था। दिल्ली में एक्सिस बैंक के बाद कोटक महिंद्रा बैंक में भी आयकर विभाग ने छापे मारे, जिसमें 8 फर्जी अकाउंट पकड़े गए, जिसमें 32 करोड़ रुपए जमा किया गया था। एक्सिस बैंक के बाद अब छापा पड़ा है कोटक महिंद्रा बैंक पर। जी हाँ, इस वक्त हम कोटक महिंद्रा बैंक के बाहर मौजूद हैं। दरअसल 8 अकाउंट्स मिले हैं, 2 लोगों के अकाउंट है। 32 करोड़ रुपए जो है वो डीडी की फॉर्म में जो है इन अकाउंट्स में आ रहे थे। तभी आईटी को खबर मिली, यहाँ छापा मारा गया। ये पता चला कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने का ये कवायद थी। इसके बेसिस पर यहाँ पर रेड की। हालांकि जो बैंक है उसका साफ साफ कहना है कि जो सभी अकाउंट है सबकी केवाईसी ओके, यानी वो अकाउंट फेक नहीं है अकॉर्डिंग टू बैंक। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड है। लेकिन अब इस बात की जांच होगी, जो 32 करोड़ रुपए डाले जा रहे थे कहां से आए, कौन लोग थे, किस तरह से ये ट्रांसफर होते, तमाम जानकारी आईटी डिपार्टमेंट अब अपना रहा है। नोट बैन के बाद जिस तरह से ब्लैक मनी वाले अपने जुगाड़ में लग गए और पुराने नोट बदलने का खेल हुआ, उसको पकड़ना सिस्टम के सामने बड़ा चैलेंज है। और ये तभी हो सकता है जब ब्लैक मनी वालों से ज्यादा सिस्टम में एक्टिव रहे। दिल्ली से चिराग गोटी और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ब्लैक मनी पर इस सर्च ऑपरेशन के बीच वो हाई प्रोफाइल रैकेट पकड़ा गया है जो करोड़ों के पुराने नोट नए नोटों में बदल रहा था। इस रैकेट के मास्टरमाइंड के कनेक्शन दिल्ली से लेकर चेन्नई तक सामने आए हैं, जिनमें वकील से लेकर बिजनेसमैन से लेकर ब्यूरोक्रेट तक शामिल हैं। क्या है ये पूरा मामला, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल चल रहा था, ये हम आपको दिखाते हैं। पारसमल लोढ़ा कोलकाता का वो कारोबारी जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने कल गिरफ्तार किया था। वो उस हाई प्रोफाइल रैकेट का मास्टरमाइंड था जो काली कमाई के पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने में लगा था, और जिसमें दिल्ली में रोहित टंडन नाम के वकील और तमिलनाडु का खनन माफिया शेखर रेड्डी भी शामिल था। पारसमल लोढ़ा 30% कमीशन लेकर पुराने नोटों को नए नोट में बदलता था। लोढ़ा ने तमिलनाडु के खनन माफिया शेखर रेड्डी के 7 करोड़ के पुराने नोट बदले। लोढ़ा ने दिल्ली के वकील रोहित टंडन के भी 2 करोड़ 60 लाख के पुराने नोट बदले। ईडी से पूछताछ में पारसमल ने अब तक 11 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदलने की बात कबूली है। हालांकि ईडी का मानना है कि इस रैकेट ने 22 करोड़ के पुराने नोट नए नोट में बदले। पारसमल लोढ़ा को मुंबई एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मलेशिया भागने की फिराक में था। आज लोढ़ा को दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया गया,
जहां से उसे प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड में भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि पारसमल लोढ़ा रोहित टंडन और शेखर रेड्डी के अलावा कई नेताओं के संपर्क में था। इसने कई नेताओं की भी काली कमाई के पुराने नोट बदले हैं। अब ईडी लोढ़ा और रोहित टंडन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। दिल्ली के वकील रोहित टंडन के ठिकानों पर छापे में 13.5 करोड़ का कैश मिला था। पारसमल लोढ़ा का नाम 2 हाई प्रोफाइल केस में तब सामने आया जब दिल्ली में वकील रोहित टंडन के ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे और करोड़ों का कैश और करोड़ों की काली कमाई का पता चला था। इसके बाद दूसरा केस चेन्नई का है, जहां शेखर रेड्डी नाम के खनन माफिया के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापे डाले थे। शेखर रेड्डी और उसके 4 साथियों को सीबीआई ने कल गिरफ्तार किया था। शेखर रेड्डी के ठिकानों पर छापे में 127 किलो गोल्ड और 170 करोड़ कैश मिले थे। 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद 24 दिन में इन्होंने 34 करोड़ के पुराने नोट बदले थे। ये वही केस है जिसमें तमिलनाडु के मुख्य सचिव को 2 दिन पहले हटाया गया था। आज तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव पी राम मोहन राव के बेटे ने बड़े खुलासे किए। राम मोहन राव के बेटे विवेक ने 17 करोड़ रुपए की काली कमाई को कबूला है। पूर्व मुख्य सचिव के दफ्तर और घर सहित 11 ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिसमें 30 लाख के नए नोट और 5 किलो गोल्ड बरामद हुआ था। ये ब्लैक मनी की बड़ी मछलियां हैं जो नोटबंदी के बाद पड़ रहे छापों से कानून के जाल में फंसी हैं। लेकिन इन बड़ी मछलियों से भी बड़े वो अभी बचे हुए हैं जिन्हें मछलियां नहीं वेल कहना भी कम होगा। क्या बिजनेसमैन, वकील और नौकरशाहों के बाद उन नेताओं का भी नंबर आएगा जिन्होंने अपनी काली कमाई को अलग अलग जुगाड़ से ठिकाने लगाने का काम किया है? दिल्ली से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम कश्मीर की 2 लाख सौतेली संतानों की अंतहीन पीड़ाओं का विश्लेषण करेंगे, जो आज भी अपनी पहचान पाने के लिए तरस रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज बंटवारे के खून खराबे से बचते बचाते पाकिस्तान से बेहतर उम्मीद के साथ किसी तरह जम्मू पहुंचे थे, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी उन्हें जम्मू कश्मीर राज्य ने अपना नहीं माना और वो आज भी बुनियादी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की, जिनको जम्मू कश्मीर के अलगाववादी और विपक्षी नेता किसी भी कीमत पर अपनाने को तैयार नहीं है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए आखिर वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी कौन है। बंटवारे के वक्त 1947 में पश्चिम पाकिस्तान के सियालकोट जिले से 5,764 परिवारों ने भारत में जम्मू आकर शरण ली, जिन्हें पश्चिम पाकिस्तान का शरणार्थी कहा जाता है। इस वक्त पश्चिम पाकिस्तान के 2 लाख शरणार्थी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो जम्मू, कठुआ, हीरानगर, सांबा, बिश्ना, आरएसपुरा, अखनूर और पलावाला इलाके में बसे हैं। पश्चिम पाकिस्तान के ज्यादातर शरणार्थी हिंदू और सिख हैं। पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिली हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं। यानी पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी जम्मू कश्मीर में रह तो रहे हैं, लेकिन सेकंड क्लास सिटीजन यानी दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर। इसकी वजह से पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी भारत के नागरिक तो हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिक नहीं हैं। ये शरणार्थी लोकसभा चुनाव में तो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। उन्हें जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव लड़ना तो दूर, पंचायत चुनावों में वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं है। सौतेले व्यवहार की इंतहा यह है कि वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी जम्मू कश्मीर राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों के बच्चे जम्मू कश्मीर सरकार की किसी स्कॉलरशिप के पात्र नहीं होते, उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार के किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता। यहां तक कि जम्मू कश्मीर सरकार की किसी भी सोशल वेलफेयर स्कीम का लाभ वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों को नहीं मिलता। अब आप सोचेंगे कि यह तो बड़ी नाइंसाफी है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार को वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों के साथ इस नाइंसाफी का हक जम्मू कश्मीर के संविधान ने दिया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है कि राज्य में सिर्फ उन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सकती है जिनके पूर्वज 14 मई 1944 से पहले आकर जम्मू कश्मीर में बसे। यही वजह है कि पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी आज भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता के लिए
तरस रहे हैं, लेकिन अब उन्हें जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की मांग जोर पकड़ने लगा है। पर इस बात पर कश्मीर के अलगाववादियों के साथ साथ कई विपक्षी राजनीतिक दल बवाल मचा रहे हैं। हमने पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों के साथ हो रहे सरकारी सौतेले व्यवहार की वजह पर रोशनी डालने वाली ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आपको वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी होने का मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और काका राम, इन चारों में एक बहुत बड़ी समानता है। ये चारों 1947 में बंटवारे के दौरान उस हिस्से से भारत आए थे जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन काका राम की इन तीनों से समानता बस यहीं खत्म हो जाती है। काका राम जैसे करीब 2 लाख पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी 70 साल बाद भी जम्मू कश्मीर की सौतेली संतान बने हुए हैं। बहुत बड़ी दुख की बात है, हमारा तो रोने का मन करता है। जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, हम किसी को कुछ दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है। हमारे बच्चों के लिए कोई नौकरी नहीं है, हमारे रहने के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। हम इतने दुखी हो चुके हैं कि हम किसको बताएं। कौन सी सरकार है जो हमारे लिए पैदा हुई है, जो हमारे लिए यहाँ पर हक जमा दे, जो हमारे को यहाँ रहने के लिए ऑर्डर दे। वो कौन सी सरकार है जो हमारा हक जो हमारे को दिला सकती है। जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी राज्य सरकार के सौतेलेपन का शिकार हैं, जिसने इनकी जिंदगी गुलामों जैसी बना दी है। 70 साल से आजाद हिंदुस्तान में ये लोग अपने अधिकारों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बवाल जो है कश्मीरी विरोध हमेशा करते चले आए हैं। हर मुद्दे पर उनका एक वही है कि जबकि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी कमजोरियां हैं कि जो आदमी बंदूक उठाता है, जो आदमी इनसे लाठियां उठाता है, जो आदमी पत्थर चलाते हैं, ये उन्हीं की सुनते हैं। सन 1947 से लेके आज तक ये वेस्ट पाक रिफ्यूजी जो हम लोग बैठे हैं, इनके बच्चे भी और ये भी और हम लोग सब जो है हमारी कई पुश्तें चली गई हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आज दर पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया गया है जो कि इतने समय से 70 सालों से अभी तक भी ये हम लोगों को किसी किनारे पर नहीं लगाए, जबकि कश्मीर में आने वाले मिलिटेंट हो या कोई भी, उन लोगों को फटाफट वहाँ पर सब कुछ उनकी नागरिकता भी मिल जाती है। वहाँ के लिए कानून अलग है और जम्मू के लिए कानून अलग है। जम्मू कश्मीर में वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों को वोटिंग तक का अधिकार नहीं है। न राज्य सरकार की नौकरी मिलती है, न पेंशन मिलती है, यहाँ तक कि इनके बच्चों को स्टेट स्कॉलरशिप तक नहीं मिलती है। मेरे साथ सभी फ्रेंड्स जो पढ़ते हैं, सभी ने फॉर्म भरा, मैंने भी भरा, तो मुझे नहीं मिला स्कॉलरशिप। बोलते हैं कि स्कूल कॉस्ट वगैरह होने चाहिए तभी आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो बाकी सभी को मिला तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें क्यों नहीं मिलता। हम पूछते हैं घर आके कि पापा को हमें क्यों नहीं मिलता है, तो बोलते हैं स्टेट सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए नहीं मिलता। ये जम्मू में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी का दफ्तर है, जहां वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं ताकि वो केंद्र सरकार की नौकरियों में अप्लाई कर सके। लेकिन ये बात जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों को रास नहीं आई। अफवाह फैला दी गई कि वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर सरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र दे रही है, और फिर अलगाववादियों के प्रदर्शन शुरू हो गए। जो हमारी यहाँ की नाम नहाद सरकार है, जो दिल्ली की प्रॉक्सी है और दिल्ली की जो एक्सटेंशन विंग है, उसने फैसला किया कि जो शरणार्थी हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनको यहाँ पर शहरियत के हुकूक दिए जाएंगे जो हमें हरगिज तस्लीम नहीं। और यहाँ की मेन स्ट्रीम जमाती हूँ या आज़ादी पसंद जमाती हूँ, पूरी कौम लखनपुर से लेकर करना तक उसका उसकी मुखालफत करती है। और आज हम जम्मू के डोगरा भाइयों से भी कहना चाहेंगे कि आपके मफादात के भी खिलाफ है। मेहरबानी करके इसको आप रियासत के मजमूई मफाद में देखिए, हम हरगिज ऐसा नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर सरकार में तो वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी सौतेलेपन के शिकार हैं, और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नहीं चाहते कि वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी जम्मू कश्मीर में सिर उठाकर जी पाएं। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष लाभाराम गांधी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ना तो उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रही है, ना ही उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए।
वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी खुद को आजाद भारत के गुलाम मानते हैं। उनकी बातों में दम भी है। 70 साल जम्मू कश्मीर में रहने के बाद भी अगर सरकार उनको ना अपना पाए तो इन्हें क्या माने, सरकार की गलती या गुनाह? 70 साल हो गए हमें जहाँ आए हुए, चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी। वहाँ पे मिलिटेंट से आ जाते हैं, ठीक, गोली गाली चलाते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको 2 मिनट में नागरिकता मिल जाती है। हमें 70 साल से कुछ नहीं मिला। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अपना काम करता हूँ, मैं बिजनेस भी नहीं कर सकता आराम से। कहीं मेरा अभी छोटा बच्चा हो जाएगा कल को, उनको कोई हक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक ग्रीन कार्ड मिलने वाला था मोदी साहब की वजह से, ठीक है। वहाँ पे अलगाबादी हैं, वो अलगाबादी इतना शोर मचा रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू हैं और अनुसूचित जाति से हैं। इसीलिए कश्मीर की राजनीति में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में इनका क्या भविष्य है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। जो लोग 70 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक बन चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है। और ऐसा जम्मू कश्मीर का संविधान कहता है। सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम पाकिस्तान का कोई शरणार्थी यूपीएससी की परीक्षा देकर जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी या पुलिस महकमे का चीफ तो बन सकता है, लेकिन राज्य सरकार के विभागों में क्लर्क या कांस्टेबल नहीं बन सकता। यह बात आम लोगों की समझ से तो बाहर है, लेकिन क्या करें, है तो ऐसा ही, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी जम्मू कश्मीर के सौतेले नागरिक बनकर रह गए। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के मुताबिक इन शरणार्थियों में से ज्यादातर लोग आज भी भारत पाकिस्तान सीमा के पास खाली पड़ी जमीन पर झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। इस समुदाय के 90% युवा 10वीं पास भी नहीं। सरकारी नौकरी नहीं मिलने की वजह से 90% वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी मजदूरी या छोटे मोटे काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। जानकार मानते हैं कि वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता न मिलने की बड़ी वजह राजनीतिक है, क्योंकि 2 लाख की आबादी वाले इस समुदाय में ज्यादातर हिंदू और सिख हैं, जिन्हें अगर वोटिंग का अधिकार मिला तो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वरना कोई और ऐसी दूसरी वजह समझ नहीं आती कि 70 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर की नागरिकता ही न दी जाए। यह तो अन्याय की पराकाष्ठा है। नोटबंदी के इस दौर में सरकार लोगों को कैशलेस होने के लिए प्रेरित कर रही है। आज तक रोजाना ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सरकार खुद कितनी कैशलेस हो रही है। इसी मुहिम के तहत हम आज दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां देश के सभी अर्धसैनिक बलों के दफ्तर हैं। यहां हमने कई जवानों से बात की और सेना की कैंटीनों में कैशलेस सिस्टम का रियलिटी चेक किया। और ये सर कदम बहुत ही अच्छा है, कैश से ही पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, अभी कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाता। और डेबिट कार्ड ये बहुत अच्छा जरिया है। देश के अर्धसैनिक बलों के जवान नोटबंदी और कैशलेस पर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए आज तक दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचा, जहां सभी अर्धसैनिक बलों के ऑफिस हैं। नोटबंदी का असर और कैशलेस सुविधाओं को किस तरीके से पैरामिलिट्री के जवान, खास तौर पर एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से इसको समझते हैं, इन तमाम चीज़ों से बातचीत करने के लिए इन जवानों से कोशिश करते हैं। सरकार कैशलेस की बात कर रही है कि अब कार्ड से ही पेमेंट हो या फिर मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके उससे पेमेंट, तो उसको कितना आप समझते हो और उस सुविधा को आप कैसा समझते हो? हाँ, वो सुविधा तो सरकार ने बहुत अच्छी दी हुई है, क्योंकि हम उससे अभी हमारा जैसे क्रेडिट कार्ड भी बने हुए हैं, डेबिट कार्ड भी है, हम वही यूज़ करते हैं, तो उससे हम उतने पैसा खर्च करते हैं जितनी ज़रूरत है। बड़े बड़े शोरूम वगैरह कोई खरीदी करना है या वहाँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ग्रीन चैनल लगाए है, उससे हम आराम से कोई भी खरीदी कर सकते हैं, जैसे बड़ी खरीदी करना है। और जैसे रहे छोटे मोटे कोई खरीदी करना है तो ऐसे थोड़े बहुत पैसे मिल ही जाते हैं। पर ये सर कदम बहुत ही अच्छा है जो मोदी जी ने उठाया है। इससे सर जो काला धन है सर, उनके लिए बहुत ही वो है कि जो जिनका काला धन था उनका सर सब खत्म हो गया। वो ये है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मौजूद बीएसएफ की कैंटीन। इस कैंटीन में अभी पेमेंट कैश में ही हो रही है, लेकिन जल्द ही ये कैंटीन कैशलेस हो जाएगी। बीएसएफ की ये कैंटीन है और बीएसएफ के ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपना अपना सामान ये लोग ले रहे हैं। जो सामान इनको खरीदना होता है इसी कैंटीन से इनको दिया जाता है। आप लोग ये बताइए कि जो सामान खरीदने का यहाँ पर क्या तरीका भी है, पैसा आप लोग कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं या फिर कैश देना पड़ रहा है? नहीं सर, अभी तो कैश से ही पेमेंट हो रहा है यहाँ पे, अभी कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, स्वाइप मशीन नहीं है,
तो अभी हम कैश से ही पेमेंट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अभी बीएसएफ में कैशलेस की जो बात कही जा रही है वो अभी मशीन आप लोगों को नहीं मिली? नहीं मिली, अभी प्रोसेस में है, मिल जाएगी। बैंक वाले बोला अभी उसका कोई बोला 1-2% उसमें टैक्स लगता है, तो उसके लिए बातचीत हो रही है बड़े अधिकारियों के बीच में। तो अभी देखो क्या डिसीजन होता है, अभी आने वाली है मशीन। बीएसएफ कैंटीन के बाद आज तक की टीम सीआरपीएफ के कैंटीन में पहुंची, लेकिन कैशलेस सुविधा यहां भी नहीं पहुंची। जवान और उनके परिवार यहां सामान खरीदने आए हैं। वो कैशलेस होना चाहते हैं, लेकिन अभी ये सुविधा उन्हें मिली नहीं है। बीएसएफ की कैंटीन के बाद अब हम इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स जो सीआरपीएफ है वहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीआरपीएफ कितना कैशलेस हुई है। इसके अलावा सीआरपीएफ में जो लोग यहाँ कैंटीन में अपना सामान खरीदते हैं वो किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, इन तमाम चीज़ों को यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कैशलेस पेमेंट कर रहे हैं या फिर पैसा दे करके पेमेंट किया जा रहा है? पैसा दे करके। कैश के बजाय एटीएम से पेमेंट करने में ठीक है, आसानी है। यहाँ भी लगना चाहिए, इसमें भी, ये सीआरपी की कैंटीन में भी। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ही ये केंद्रीय भंडार है जहां अर्धसैनिक बलों के जवान रोजमर्रे का सामान खरीदते हैं। यहाँ कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट का डिजिटल मोड एक्टिव हो चुका है। यहाँ ये केंद्रीय भंडार है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर ये मौजूद है। इसमें किस तरीके से जो जवान हैं वो अपना सामान खरीदते हैं, क्या यहाँ तरीका है, इन तमाम चीज़ों का जायजा लेते हैं। ये बताइए कि डिजिटल पेमेंट की बात सरकार कह रही है, आप किस तरीके से यहाँ सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं? बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ये सामने है, ये देखिए जी। हाँ, और जो जवान यहाँ पर अपना सामान लेते हैं वो भी इसी तरीके से? हाँ जी, काफ़ी देते हैं। एटीएम से या फिर कैसे? कि नहीं, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। नहीं, जो अभी जो सुविधा दिक्कतें हो रही है अभी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है सब कुछ। हाँ बिल्कुल। और डेबिट कार्ड ये बहुत अच्छा जरिया है, मतलब कैश साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं इतनी। यानी पैरामिलिट्री फोर्स उस कैशलेस की तरफ बढ़ रही है जिसको कि लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।